नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे हमास ने उड़ा दिया इसराइल के टैंक, इसराइल हुआ पूरी तरीके से तबाह। आखिरकार कैसे दोस्तों नीतीश कुमार ने खेल दिया 2024 का मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा कर दिया है उन परिवारों को दोस्तों जिनकी जातीय जनगणना हुई थी। और आखिरकार कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब देखकर बीजेपी हुई परेशान। क्यों आखिरकार दोस्तों पाकिस्तान और ईरान में जमकर हो रही है झड़प, और आपको बता दें ईरान पाकिस्तान का मामला अब चाइना तक पहुंचा। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हमास और इसराइल की जंग में मचा घमासान। हमास ने दोस्तों एक बार फिर से इसराइल के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। आपको बता दें चले दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के लड़ाकों ने इसराइल के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें चले, इसराइल हमास की जंग को दोस्तों आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसराइल और हमास कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यही कारण है जो इसराइल और हमास के बीच की जंग दोस्तों लगातार भीषण रूप ले रही है। अगर देखा जाए तो फिलहाल इसराइल के हाथ भी कुछ नहीं लग पाया है। 100 दिनों में दोस्तों इसराइल सिर्फ तबाही हुआ है और उसके हाथ में सिर्फ दोस्तों 0 बटा सन्नाटा लगा है। यही कारण है जो इसराइल और हमास की जंग के बीच में अब पूरी तरीके से इसराइल बर्बाद होता चला जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि इसराइल और हमास की जंग दोस्तों इसमें इसराइल को नुकसान ही नुकसान हुआ है। आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुजूम देखकर बीजेपी में मची भगदड़। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी के साथ दोस्तों जन सैलाब जुड़ रहा है। जैसे जैसे राहुल गांधी नागालैंड की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे राहुल को जन समर्थन भी मिल रहा है। 3 महीने तक चली हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश के पीएम मणिपुर में नहीं आए और उन्होंने यहाँ के लोगों से एक मुलाकात तक नहीं की। राहुल गांधी ने बताया कि फिलहाल सरकार को जब वोट मांगना होता है तो वो कहीं भी चली जाती है, लेकिन जब जनता के साथ कुछ गलत होता है तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उनसे उनके बारे में कुछ बात तक नहीं करते। और यही कारण है जो राहुल ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ईरान और पाकिस्तान की जंग बड़ी आगे, अब क्या होगा इसका अंजाम। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अब ईरान और पाकिस्तान की जंग में नया ट्विस्ट आ गया। आपको पता ही है कि बीते दिन जो है यहाँ पर ईरान ने खास कर उन ठिकानों को उड़ा डाला दोस्तों जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद फैला रहे थे। ऐसे ब्रिगेड को उड़ा दिया, उनके ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। लेकिन माना जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल जो पाकिस्तान है वो सुन्नी समर्थक है, मतलब 95% वहाँ पर सुन्नी माने के मुस्लिम रहते हैं, और जो ईरान है वो शिया समर्थक माना जाता है दोस्तों। जो जो लगभग जो है यहाँ पर जो, हालांकि वो भी होते मुस्लिम ही हैं, लेकिन जिनको हम मुल्ला कहते हैं दोस्तों उस कैटेगरी में आते हैं। आपको बताते चलें अब ये लड़ाई आगे बढ़ गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब चीन की एंट्री भी हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने बीते दिन जो है यहाँ पर चेतावनी दी थी ईरान को कि फ़िलहाल ये उसने अच्छा नहीं किया है और अब इसका जो भी परिणाम होगा वो ईरान की बदौलत ही होगा। आपको बताते चले फ़िलहाल ईरान पाकिस्तान की छिड़ी इस नई जंग का दोस्तों कई देशों पर असर पड़ेगा, खास कर अर्थव्यवस्था पर। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार के इस प्लान से बीजेपी भी हो गई दोस्तों हैरान। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अभी जातीय जनगणना कराई थी, और जातीय जनगणना के तहत दोस्तों ये फैसला लिया गया था कि फ़िलहाल हमने इसलिए जातीय जनगणना कराई है ताकि पता चले कि कौन से परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनके पास बिजनेस करने तक का पैसा नहीं है दोस्तों, खाने को खाना नहीं है और बहुत ज़्यादा गरीबी में है। ऐसे परिवारों को दोस्तों आपको बताते चले, अब नीतीश कुमार देने जा रहे हैं 2-2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए। आपको बताते चले, नीतीश कुमार रोज़गार के लिए अब उन तमाम मध्यम परिवारों को जो पिछड़े हैं दोस्तों, जो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और दोस्तों माना जा रहा है नीतीश कुमार 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। अब आप समझिए 94 लाख
परिवारों को नीतीश कुमार 2-2 लाख रुपए देने जा रहे हैं और ये चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इससे बीजेपी परेशान हो गई है कि नीतीश ने कौन सा खेल खेल दिया, अब क्या करेगी बीजेपी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी गठबंधन ने बनाया दोस्तों एकजुट प्लान, बीजेपी को हराने के लिए बन गई सपा और कांग्रेस में बात। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सपा और कांग्रेस ने आधा रास्ता तय कर लिया है। कल आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जो है राम गोपाल यादव ने बताया कि कैसे जो है यहाँ पर उनकी आधी बात कंप्लीट हो चुकी है, आधा रास्ता उन्होंने कहा हमने तय कर लिया है, आधा रास्ता और बचा है। दरअसल आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां पर सलमान खुर्शीद समेत दोस्तों सलमान खुर्शीद भी थे इस बैठक में, कांग्रेस की तरफ से और सपा की तरफ से राम गोपाल यादव थे। दोनों ने बैठकर तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात की। बताया जा रहा है इसमें आधा रास्ता तय हो गया, अब सीट शेयरिंग पर फार्मूला तय हो गया है। कई ऐसी सीटें जिन पर थोड़ा सा मामला अड़ रहा है, जहाँ पर ये बैठकर सॉल्व की जाएगी मिस्ट्री कि आखिरकार वहाँ पर किसको चांस मिलना चाहिए, किसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। यही कारण है जो सपा और दोस्तों कांग्रेस में ये बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल खुल गई एक बार फिर से इजराइल की पोल दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें इजराइल के ऊपर फिर से हमलावर हो गया है दोस्तों, जो है यहाँ पर यमन ने उड़ा डाली दोस्तों। आपको बताते चलें शिप। दरअसल आपको बताते चलें अमेरिका और इजराइल की धमकियों का यमन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद भी दोस्तों यमन मानने को तैयार नहीं है। यमन ने फिर से एक बार आपको बताते चले दोस्तों शिप को अपना निशाना बनाया है। इससे दोस्तों आपको बताता चलूं कि जो शिप खास करके तमाम देशों का कारोबार है वो ठप पड़ चुका है, क्योंकि तमाम ज़्यादातर जितने भी कारोबार होता है वो लाल सागर से ही होता है। लाल सागर के ज़रिए ही दोस्तों तमाम सामान आता और जाता है। आपको बता दें भारत का सामान भी लगभग भारत का 80% जो बिज़नेस है वो शिपों के द्वारा ही होता है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें इससे भारत हमारे देश को भी बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें यमन के बढ़ते हमलों को लेकर कई तरीके से कई देश चिंता में आ चुके हैं, क्योंकि सामान की डिलीवरियों में टाइम लग रहा है, तेल अवीव को आने में टाइम लग रहा है। इससे कई प्रॉब्लमें क्रिएट्स हो रही हैं। लेकिन दोस्तों इस जड़ की सीधी इस बीमारी की जड़ है इजराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर इजराइल अभी दोस्तों आप समझिए युद्ध विराम लगा देता है तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, क्योंकि यमन ने साफ कहा है जब तक गज़ा में लोगों की मौतें नहीं रुकेंगी तब तक वो भी नहीं रुकेगा। जिस दिन युद्ध ख़त्म हो गया उसने कहा वो भी रुक जाएगा और वो शांति चाहेगा। यही कारण है जो हूतीस के आगे फेल है दोस्तों अमेरिका भी और इजराइल भी। अब दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इजराइल का तो गेम हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इस बार जो है यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका दोस्तों। राहुल की यात्रा पर खरगे बोले बीजेपी में डर है, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों 24 के आने वाले हीरो बनेंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा 2024 के लिए बहुत मायने रखती है। सब जानते हैं कि बहुत जल्दी जो है अब चुनाव आने वाले लोकसभा के, उससे पहले ही कांग्रेस ने खेल कर दिया दोस्तों। कई जगहों पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बता दिया और यही कारण है जो कांग्रेस का दबदबा दोस्तों दिखाई दे रहा है। हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, जिस तरीके से लगातार इन तमाम चीज़ों का जो यहाँ पर बातें चल रही हैं खास कर उसको लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है। पहला तो ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको उठा रही है, हटाना चाहती है। दूसरा मुद्दा दोस्तों कांग्रेस ने उन तमाम जगहों पर अपना फोकस किया है जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है, मतलब उन सीटों को पर कांग्रेस ज़्यादा फोकस कर रही है जहां पर उसको कम वोट मिलते हैं या कम मार्जिन से वो हार जाती है। यही कारण है जो इस पर भी दोस्तों जो है यहाँ पर बैठकर मंथन चल रहा है, ताकि अब की बार कांग्रेस उन तमाम सीटों पर जीत हासिल कर पाए जहां पर पिछली बार वो हार गई थी। और कई सीटें ऐसी थी दोस्तों जहां पर बहुत कम अंतर से कांग्रेस हारी थी, 10 वोट, 100 वोट, 200 वोट ऐसे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल धर्म स्थल नहीं अब राजनीतिक स्थल बन चुका है राम मंदिर। जी हाँ, शंकराचार्य फिर भड़के, फिर मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले राम मंदिर के ऊपर जो है यहाँ पर शंकराचार्य ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेर लिया। शंकराचार्य ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार को तत्काल में अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को रोक देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम राज्यों में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर, और लोगों को ये बचाया जा रहा है कि देखो भैया हम राम मंदिर का वो कर रहे हैं उद्घाटन। जबकि दोस्तों आप समझिए प्राण प्रतिष्ठा ये सब कुछ
जो है पंडित जियों का काम है, ये उन लोगों का काम है। जैसे मस्जिद में मौलवियों का काम होता है दोस्तों, दरगाहों पर बाबाओं का काम होता है, वैसे ही मंदिर में दोस्तों आप समझिए धर्माचार्यों का काम होता है। लेकिन बीजेपी सबका काम छीनने में लगी है। वो तो मोदी जी का बस नहीं चलता, वरना मोदी जी हर काम खुद ही कर ले दोस्तों, आप समझिए। यही कारण है जो अब मंदिर के तमाम पुजारी भड़के हुए हैं और उन्होंने साफ कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक राजनीति का मकसद है, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है दोस्तों, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की खुल गई पोल। कैसे दोस्तों, आप समझिए मुस्लिमों को टारगेट करती है बीजेपी, इसका एक और उदाहरण आ गया सामने। दरअसल आपको याद होगा दोस्तों, 22 जनवरी जनवरी का यह किस्सा है दोस्तों 2023 का, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश में एक थूक कांड सामने आया था, जहां पर एक मुस्लिम परिवार के ऊपर दोस्तों बुलडोज़र चला दिया गया था, ये कहकर कि जो ये मंसूरी परिवार है इसने एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति ने थूक दिया। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 नाबालिग थे, 1 बालिग था दोस्तों। लेकिन आपको बताते चले अब उसको बेल मिल गई है। ये 2023 का मामला है, 15 जुलाई का, जहां पर दोस्तों आपको बताते चले ये कहा गया था कि भैया इस व्यक्ति ने जो है यहाँ पर थूक दिया, जो हिंदू भाइयों का कोई एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। जबकि दोस्तों ऐसा कोई भी तत्व सामने नहीं आया, क्योंकि आपको बता दें जिन लोगों के नाम पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी अब वो लोग मुकर गए। उन्होंने कहा है कि हमने तो कोई ऐसी एफआईआर दर्ज ही नहीं कराई, हमें तो पुलिस आई हमारे पास और हमसे सिर्फ साइन करा लिए। वहाँ पर पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ था, बस हमसे साइन करा लिए गए। आप समझिए दोस्तों कैसे एक परिवार को फंसाया गया। उसके बाद पुलिस ने गिरगिट की तरह रंग बदला और ये कहा कि असल में ये जो 3 मंजिला, क्योंकि उस पर बुलडोज़र चला दिया गया दोस्तों, जाहिर सी बात है मुस्लिमों के ऊपर आरोप लगाकर बुलडोज़र चला दिए जाते हैं उनके घरों पर, और ये सब कुछ गरीब परिवारों के साथ किया जाता है जो बेचारे गरीब हैं। आपको बता दें उनका 3 मंजिला घर ढहा दिया गया था, ये कहकर कि इसने धार्मिक जुलूस पर थूका है। लेकिन पुलिस अब मुकर गई। पुलिस ने एक दिन पहले एक नोटिस लगा दिया और कहा कि आपका डेंजर है, आपकी बिल्डिंग गिर सकती है कभी भी, इसलिए हम इसको गिरा रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ तो फ़ोन आता है उसके फादर के पास, जिस लड़के के पर यह आरोप लगाया था कि इसने धार्मिक जुलूस पर थूका है, उसके फादर के पास फ़ोन आता है और कहता है तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया है, धार्मिक जुलूस पर थूका है, हम तुम्हारा घर ढहाएंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए अब जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस की पोल खुल गई कि कैसे उसने एक मंसूरी परिवार को फंसाया, जिसमें 15 लोग रहते थे दोस्तों। आप समझिए उन लोगों को बेघर कर दिया गया बुलडोज़र चलाकर। अब आप समझ सकते हैं कि एक विशेष धर्म को हमारे देश में कैसे टारगेट किया जाता है, और जब मुस्लिम देश कुछ कर देते हैं तो तमाम लोग जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं कि अरे भारत के साथ ऐसा कर दिया। हमारा भारत दोस्तों सबसे महान है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे भारत को भी दोस्तों आप समझिए शर्मसार करवाने पर तुले हुए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश का नाम डुबोने पर तुली हुई हैं, और ये आप सब देखते हैं कि अगर नाम मुस्लिम का होता है तो घरों पर बुलडोज़र चल जाता है, अगर नाम किसी भी हिंदू भाई का होता है तो उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाता। ये ख़ास कर बार बार नोटिस किया गया इस चीज़ को। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग में हो गया बड़ा खेल। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, ईरान ने दी सीधी चेतावनी, कहा अगर गजा में नहीं रुके मौत के आंकड़े तो इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान ने फिर से एक बार चेतावनी दे डाली है इजराइल को। ईरान ने साफ साफ कहा है कि जो इजराइल कर रहा है उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल दोस्तों लगातार गजा में लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और यही हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ दिया नरसंहार करने में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बड़े से बड़ा जो मानवाधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, तमाम लोग हैं जो दोस्तों लोगों की रक्षा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र, ये तमाम लोग फेल होगा, क्योंकि इजराइल ने किसी की नहीं मानी। उसने सबके सामने नरसंहार किया, लगातार मासूम लोगों को मार रहा है, और बहाना क्या ले रहा है वो बार बार कि हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, हम सेल्फ डिफेंस में ये कर रहे हैं। दोस्तों कोई भी सेल्फ डिफेंस क्या आम जनता की जान लेता है? मैं पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी अटैक हो रहा है इसमें ज़्यादातर मासूम लोग मारे जा रहे हैं, किसी का भी कुछ नहीं जा रहा है। हमास के लड़ाके सुरक्षित हैं, हमास की सरकार सुरक्षित है जिन्होंने ये सब किया। सबसे बड़ी बात ये इजराइल की सरकार सुरक्षित है,
इसराइल अगर दोस्तों दुश्मनी निभाना ही तो एक दूसरे को उड़ा दें। सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ की आम जनता को क्यों परेशान कर रहा है। और आम जनता भी ऐसी कि अब तक 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9,000 महिलाएं बताई जा रही हैं और बाकी के बच्चे हैं ज़्यादातर। तब आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना ख़तरनाक है। 25,000 कोई कम आंकड़ा नहीं होता है। और आप समझिए इतने लोगों की मौत जा चुकी है अब तक खान यूनिस और गज़ा में। ये सिर्फ 2 जगह का ही आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल इजराइल ने अपनी सारी हदें पार की हैं। हालांकि नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी तो किसी भी हाल में नहीं, लेकिन ये बात साफ़ है दोस्तों कि अभी भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यू ये युद्ध चला आ रहा है, क्योंकि युद्ध विराम नहीं लगाना चाहता इजराइल, और यही कारण है जो ये मामला अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर ही खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। केजरीवाल बोले मुझे अभी तक राम मंदिर का न्योता नहीं मिला। दरअसल दोस्तों एक तरफ विपक्ष जो है वो राम मंदिर के न्योते पर जाने से मना कर दिया है, तो इधर केजरीवाल ने बीजेपी के साथ अलग ही सियासत खेल दी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे तो राम मंदिर का न्योता ही नहीं भेजा बीजेपी ने, और मैं 22 तारीख के बाद जाऊंगा राम मंदिर। आपको बताते चलें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खेल गए बीजेपी के साथ, क्योंकि जो बीजेपी दूसरों पर आरोप लगाती फिर रही है, यहाँ पर वो केजरीवाल ने बीजेपी पर ही लगा दिया कि बीजेपी नहीं चाहती कि मैं राम मंदिर आऊँ। आपको बताते चले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग लगाए गए हैं और प्रचार किया जा रहा है 2024 को लेकर। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार को सत्ता का इतना लालच है कि मैंने इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही कभी देखा हो कि भैया सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद सब यूज़ हो जाए। मुस्लिम एंगल भी ले आओ इसमें, मंदिर मस्जिद एंगल भी ले आओ, और तमाम आप समझिए जितने भी एंगल हैं सबको हिंदू विरोधी बता दो। ये तमाम मुद्दे जो है वो बीजेपी उठाती है ताकि वो चुनाव में इसका भयंकर फ़ायदा उठा सके। और ये आज की बात नहीं, ये तो लंबे समय से चल रहा है। लेकिन जब से ख़ास करके 2013 के बाद से मोदी सरकार आई है, तब से दोस्तों ये धर्म के नाम की राजनीति बहुत ख़तरनाक हो गई है। और यकीन मानिए इस राजनीति को हटाना उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, जितना कि हमारे देश में फैला हुआ कोरोना वायरस था, उससे भी ख़तरनाक अब ये सरकार हो गई है, क्योंकि ये देश में नफ़रत फैला रही है। और जो नफ़रत फैलाते हैं दोस्तों, उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। ये कहावत जो है बहुत पुरानी है, लेकिन सही बैठ रही है बीजेपी पर। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी राम का यूज़ कर रही है अपनी राजनीति के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल पाकिस्तान आखिरकार क्या नया करने वाला है, क्यों बढ़ गई ईरान की मुश्किलें। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक करने के बाद अब ईरान रडार पर आ गया है। हालांकि हम आपको बता दें चले दोस्तों, अल जैशा जिस संगठन पर ईरान ने हमला करा है दोस्तों, मैं उस हमले को गलत नहीं ठहराऊँगा। वो हमला दोस्तों बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे संगठन जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, उनकी वजह से पूरे देशों का नाम बर्बाद होता है। जो मान लीजिए पाकिस्तान के कुछ संगठन हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अगर ख़त्म भी कर रहा है कोई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ईरान ने दोस्तों इसलिए हमला किया है कि अभी कुछ दिन पहले इस अल जैशा ये जो संगठन है, इसने ईरान के ऊपर हमला किया था दोस्तों, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसी का बदला लिया है दोस्तों ईरान ने। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान ने इसमें कुछ गलत किया है दोस्तों। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ उसने घुसकर गलत तरीके से बिना अनुमति के अटैक कर दिया और इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। मैं नहीं जानता दोस्तों कि अटैक में क्या गलत हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि उल्लंघन किया गया है। लेकिन दोस्तों जो संगठन आतंकवाद फैला रहा है उसको ख़त्म करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। तो कम से कम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये साफ भी दिखाई दे रहा है कि इन जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं साफ इस पर चर्चा भी हुई है। आपको बताते चलें ईरान के गुस्से से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक डर भी है, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ चाइना के साथ मिलकर कुछ कर सकता है दोस्तों, जहां पर ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल अब कुछ नया करने वाला है चाइना और पाकिस्तान मिलकर, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी दोस्तों ख़ास कर। फ़िलहाल दोस्तों आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको ऑल